मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। अब से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे ससुराल में काफी सारे लोग हैं। हो सकता है कभी तुम्हें किसी की बात अच्छी ना लगे, कभी तुम्हें कोई डांट दे, लेकिन कभी उनकी बात का बुरा मत मानना। वो जो कहेंगे करेंगे, उसमें तुम्हारी भलाई होगी। जी माँ, आपने जो जो मुझे कहा है मैं उन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना। अपनी मां से विदा लेकर शीतल अपने पति विनोद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। कुछ ही देर में विनोद शीतल को लेकर अपने छोटे से घर जा पहुंचता है। विनोद का ये छोटा सा घर तकरीबन 30 लोगों से भरा था। पूरा परिवार अपनी नई बहू का काफी प्यार से स्वागत करता है। शीतल बहू, ये तुम डब्बे के अंदर क्या लेकर आई हो? हमने समधन जी से कहा तो सही था कि हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी, वो आपने मना तो किया था, लेकिन इस तरह खाली हाथ भेजना मेरी माँ को ठीक नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक फर्राटेदार पंखा दिया है। ये काफी अच्छा पंखा है। तुम सच कह रही हो? तुम पंखा लेकर आए हो दहेज में? ये तो काफी बढ़िया किया तुमने। वैसे भी इस एक पंखे में तो हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता था। चलो जल्दी से तुम्हारा नया पंखा खोल कर देखते हैं। रुक जाओ, तुम लोगों में तो सबर नाम की चीज ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है नया पंखा इस्तेमाल करने की। अभी चल तो रहा है पुराना पंखा, जब ये खराब हो जाए तो नया पंखा इस्तेमाल करेंगे। शीतल की दादी सास कलावती इतना बोल ही रही होती है कि तभी छत पर लगा उनका पंखा चलते चलते बंद हो जाता है। अरे, ये पंखा अपने आप चलते चलते बंद कैसे हो गया? कहीं बिजली तो नहीं चली गई? नहीं माँ, बिजली तो आ रही है। लगता है हमारा पंखा दोबारा से खराब हो गया। नाक में दम करके रख दिया है। एक हफ्ता पहले ही तो इसे सही करवा कर लाया था, अब दोबारा से खराब हो गया। अब लगवाओ दोबारा पैसे इसे ठीक करवाने में। कोई जरूरत नहीं है दोबारा पैसे डालकर इसे ठीक करवाने की। नया पंखा लेकर आई है तो क्यों नहीं इसी का इस्तेमाल कर लें? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बहाने हमें इस नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने को भी मिल जाएगी। आतिश और कमलेश मिलकर पंखे को बाहर निकालते हैं और जैसे ही उसे चालू करते हैं तो नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा के सामने पूरा परिवार मदहोश होकर बैठ जाता है। माँ, इस नए पंखे में से कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। हमारा पुराना पंखा तो बिल्कुल भी हवा नहीं देता था। मुझे तो इस नए पंखे की ठंडी हवा में नींद भी आने लग गई है। मैं तो चली सोने। शीतल, तुमने काफी अच्छा किया दहेज में पंखा लाकर। इस पंखे की हमारे परिवार को काफी ज्यादा जरूरत थी। अब तो नए पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर हम सब चाय भी पी सकते हैं। अपने ससुराल वालों को इतना खुश देख शीतल भी काफी ज्यादा खुश थी और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। शादी की सारी रस्मों के बाद अब शीतल घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। भाभी, आज तो काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए। मैं कपड़े भीगने के लिए डाल देती हूँ। तब तक आप लोग भी आ जाइए, साथ मिलकर धोएंगे तो जल्दी धुल जाएंगे। आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। शरीर में आज काफी दर्द हो रहा है। थोड़ी देर मुझे आराम करने दो, आज कपड़े तुम धो लो। मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई है। कपड़े ठीक से नहीं धुले तो माँ जी काफी गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं भाभी, होता है, मैं कपड़े धो देती हूँ। शीतल बाहर आंगन में जाकर कड़ी धूप में ढेर सारे कपड़े धोती है और थक हार कर पसीने से तरबतर होकर शीतल पंखे के सामने जैसे ही आकर बैठती है। अरे बहू, पंखे के सामने आकर बैठ गई। हम सब बैठे तो हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे? जा अब खाने की तैयारी कर। मैं तो आज खिचड़ी खाने में खाऊंगी। बहू, मेरा तो दाल चावल खाने का मन कर रहा है और साथ में आलू का चोखा भी बना देना। मैं तो आलू मटर की सब्जी और रोटी खाऊंगी। भाभी, मेरे लिए तो आप आलू के पराठे बना देना। एक एक शीतल के देवर, जेठ, नंद, जेठानी, सास, ससुर सब शीतल को खाने का मेन्यू बता देते हैं और बेचारी गर्मी से परेशान हो रही शीतल दोबारा से चूल्हे पर जाती है और सबकी फरमाइश का खाना बनाने लगती है। कई देर तक खाना बनाने के बाद जब शीतल थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठती है। अरे बहू, तो फिर आकर बैठ गई हवा खाने के लिए? अरे घर में इतने सारे काम पड़े हैं, चल जल्दी से झाड़ू पोछा कर लिया और फिर बाहर से सब्जी भी ले आना। सभी लोग सुबह से शाम तक शीतल को कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं और बेचारी शीतल 1 मिनट के लिए भी अपने लाए हुए पंखे की ठंडी हवा में नहीं आ पाती। रात में भी सोने के वक्त सभी पंखे के सामने सो जाते हैं और बेचारी शीतल घर के कोने में पड़ी गर्मी से परेशान होती रहती है। क्या मुसीबत है? मेरा ही पंखा है और मुझे ही हवा खाने को नहीं मिल रही है। गर्मी से परेशान हो गई हूँ सुबह से। गर्मी के चलते शीतल ठीक से सो भी नहीं पाती थी और अब यही हर रोज शीतल का हाल होने लगा था। घर का सारा काम खत्म कर दिया, अब थोड़ी देर तो हवा खा लेती हूँ बैठकर। शीतल पंखे के सामने बैठी हुई थी कि तभी बाहर से उसके तीनों देवर आ जाते हैं। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो।
मैं काफी थक गई हूँ। आज खाना तुम ले लो और अपने दोनों भाइयों को भी दे दो। अगर भाभी के होते हुए हम देवर को ही खाना लेना पड़े तो भला आपका क्या काम। भाभी हम काफी थके हुए हैं, दे दो ना खाना। शीतल अपने देवर से कुछ नहीं कहती और उठकर उन्हें खाना देने लगती है। थोड़ी देर में घर के सारे मर्द भी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सबको खाना देने के बाद जब शीतल दोबारा हवा के लिए बैठती है कि तभी शीतल की जेठानी सुशीला जाकर उसके कान में कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सभी मर्दों के बीच में कैसे बेशरम बनकर बैठ गई हो? उठो और दूसरे कमरे में जाकर बैठो। शीतल को गुस्सा तो काफी आता है लेकिन वो अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का समय था और घर में भी कोई नहीं था। शीतल पंखे की ठंडी हवा के सामने सो रही थी कि तभी घर के बच्चे आकर शोर मचाने लगते हैं। अरे बच्चों, क्यों शोर मचा रही हो? बाहर जाकर खेलो। चाची बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी में हम लोग खेलेंगे कैसे? आप एक काम करो, आप दूसरे कमरे में चले जाओ। हाँ चाची, आप दूसरे कमरे में चले जाइए ना। शीतल दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है लेकिन गर्मी के चलते बेचारी शीतल को नींद ही नहीं आती। जब से इस 30 लोगों के परिवार में एक पंखा आया था तब से हर कोई काम चोरी करते हुए पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाता और घर की सारी जिम्मेदारी नई नवेली बहू शीतल पर आ चुकी थी। माँ जी, मेरे तीनों देवर काफी बड़े हैं तो वो नौकरी क्यों नहीं करते हैं? जेठ जी का भी काम कभी कभी ही होता है। घर में सारी जिम्मेदारी मेरे पति की ही रहती है। अगर घर में सब लोग काम करेंगे तो घर का खर्च भी अच्छे से निकल जाएगा और 4 पैसे भी बचेंगे। ये कैसे बहू लेकर आई है तू? अब तेरी बहू सिखाएगी हमें अब घर में किसको नौकरी करनी चाहिए और किसको नहीं। अरे अभी उन लोगों की उम्र ही क्या है, सिर्फ 21 साल के ही तो हैं और तेरा पति 26 साल का है और 21 और 26 साल में तुझे फर्क नहीं पता है क्या? शीतल की बात को समझने की बजाय सभी घर में उसे ही ताने देने लगते हैं। तो वहीं आज शीतल सोने से पहले जब पंखा अपनी तरफ करके सोने लगती है तो तुमने पंखा अपनी तरफ क्यों कर लिया? अब हम लोग कैसे सोएंगे? भाभी मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, आप पंखा इधर करिए। जिस तरह गर्मी में आप लोगों को नींद नहीं आती है ना, ठीक उसी तरह मुझे भी नींद नहीं आती है। क्या हुआ अगर मैंने थोड़ा सा पंखा अपनी तरफ कर लिया तो? भूलिए मत, ये पंखा मैं अपने दहेज में लेकर आई हूँ। तो भाभी अब आप अपने दहेज में लाए हुए पंखे पर रौब जमा रही हैं क्या? पंखा ही लेकर आई हैं, कोई बुर्ज खलीफा नहीं जो इतना इतरा रही हैं। आज से पहले कभी हमारे परिवार में तेरा मेरा नहीं हुआ बहू, आज तो तूने ये बात कर दी। आइंदा ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। सभी लोग पंखा अपनी तरफ कर लेते हैं और बेचारी शीतल को आज भी गर्मी में ही सोना पड़ता है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। हर रोज गर्मी में रहने की वजह से शीतल काफी चिड़चिड़ी होने लगी थी। तो वहीं आज खाना बनाते बनाते शीतल को हल्के हल्के चक्कर आने लगते हैं और अब वो बिना किसी के बारे में सोचे खुद पंखे की ठंडी हवा के सामने जाकर बैठ जाती है, जिसे देख अरे बहू, बदतमीजी की भी हद होती है। हम सब बैठे हैं पंखे के सामने लेकिन तू फिर से मुंह उठाकर आ गई। अरे कम से कम बड़ों का तो लिहाज कर, तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया क्या? आजकल के लड़कियों का तो यही हाल है, न जाने क्या सिखाते हैं उनके मायके वाले इन्हें। आज तक शीतल सिर्फ अपनी माँ की कही हुई बातों को याद करके चुप थी, लेकिन आज जब शीतल के ससुराल वाले उसके ही माँ के संस्कारों पर उंगली उठाते हैं तो शीतल चुप नहीं रह पाती। बस बहुत हुआ, मैं आप लोगों की अब और नहीं सुन सकती। अरे हद होती है किसी चीज की। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी माँ के संस्कारों पर उंगली उठाने की? अगर वो मुझे ऐसे संस्कार ना देती ना तो आप इस पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठकर आराम नहीं फरमा रहे होते। ये पंखा दहेज में मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि हम सब लोग इसकी ठंडी हवा के सामने आराम कर सकें, लेकिन आप लोगों ने तो इस पर ऐसा कब्जा किया मानो जैसे ये पंखा आप लेकर आए हैं। किसी ने भी मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, लेकिन नहीं, सभी को तो बस काम चोरी करनी है। विनोद देख रहा है तेरी पत्नी क्या बकवास करे जा रही है। माँ सच कहूँ तो शीतल बकवास नहीं कर रही, वो सच कह रही है। घर में इतने सारे लोग हैं जो कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ मैं ही करता हूँ। सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करने के बावजूद भी अगर मेरी पत्नी को उसके ही दहेज में लाए हुए पंखे की थोड़ी सी भी हवा नसीब नहीं होती तो मुझे कैसा लगेगा? अरे मेरे तीनों भाई पूरा दिन आवारागर्दी करते हैं, लेकिन कोई भी 10 पैसे नहीं कमाता। जब तक हम सब मिलकर एक साथ मेहनत नहीं करेंगे तब तक इसी तरह हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी चलती रहेगी। विनोद की बात सुनकर आज पहली बार घर में सभी को इस चीज का एहसास हुआ था और अब अगले दिन से ही विनोद की तीनों छोटे भाई अलग अलग जगह पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं विनोद का बड़ा भाई भी अब एक पक्की नौकरी ढूंढ लेता है, जिससे अब घर में जहां 4 पैसे ज्यादा आते तो वहीं जल्दी घर में अब 1 से 3 पंखे हो जाते हैं, जिसके हवा में अब ये 30 लोगों का परिवार एक साथ आराम से रहता है। माँ जी, कल देवर जी की शादी है, अब तो मुझे मेरी होने वाली देवरानी दिखा दो। बहू, कल जब तेरी देवरानी आ जाएगी तो उसे सामने से देख लेना। अभी नदी किनारे से थोड़ी मिट्टी और एक मटके में पानी लेकर आजा, कुछ रस्म पूरी करनी है।
क्योंकि पूजा गरीब घर से थी और विनोद ने शांति के खिलाफ जाकर अपने बड़े बेटे रवि और पूजा की शादी करवाई थी, इसीलिए शांति पूजा को थोड़ा कम पसंद करती है। और वहीं शांति अपनी छोटी बहू को काफी पसंद करती है क्योंकि वह अमीर घर से थी। अब शांति के बोलने पर पूजा नदी में जाती है। पूजा, तुम तो बहुत खुश होगी, आखिर तुम्हारी पसंद की लड़की जो आ रही है तुम्हारी देवरानी बनकर। मेरी पसंद की लड़की? ऐसे नादान बन रही जैसे तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी होने वाली देवरानी कौन है। इतना बोल वो औरत वहां से चली जाती है और पूजा भी घड़े में मिट्टी और पानी लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन सूरज शादी करके कथा के साथ घर आता है। तो देवर जी की शादी तुझसे हुई है, तू है मेरी देवरानी, तू मेरी जेठानी है। चल मेरा तो समझ में आता है, पर तुझे कैसे नहीं पता था कि मैं तेरी देवरानी हूँ? भाभी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत ज्यादा टाइम से तो नहीं जानते, पर 2 साल पहले मिले थे। उस वक्त तेज बारिश हो रही थी और बेचारी हमारी पूजा परेशान हो रही थी। उसका एग्जाम जो था, तो मैंने इसे लिफ्ट दी थी और बदले में एक दिन जब मेरी स्कूटी खराब हुई थी तो इसने अपने भाई को बुलाकर फ्री में मेरी स्कूटी ठीक करवा दी थी। बस तब से हम दोनों दोस्त हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर देवरानी जेठानी दोस्त रहे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। एक ही घर में अमीर गरीब दोस्त बहू बनकर आती हैं। ये देख पूरा परिवार खुश है, तो वहीं काजल और शांति ना खुश थी। अब अगले दिन कथा की पहली रसोई होती है। देख बेटा, मैंने तो अपनी पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाया था, तुझे भी बनाना पड़ेगा। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे टाइम पर कोई नहीं था, पर मेरी छोटी बहू के टाइम पर तू है। और जानती है ना कथा कितने अमीर घर से आई है। एक काम कर, दाल मखनी, पनीर, छोले भटूरे, रायता, चावल और पुलाव तू बना ले। छोटी बहू, तुम सिर्फ खीर बनाना, ऐसे इतनी गर्मी हो रही है। पर माँ जी, तो फिक्र मत कर, बड़ी बहू सब संभाल लेगी। शांति सारा काम पूजा के कंधों पर छोड़कर चली जाती है और ये देखकर कथा को अपनी गरीब दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है। कुछ देर बाद अकेली पूजा सारा खाना बनाती है और कथा सिर्फ हलवा। तो वहीं जब पूरा परिवार खाना खाता है तो सब कथा की तारीफ करते हैं। कथा, तुम्हारे खाने का स्वाद बिल्कुल पूजा के खाने की तरह है। मुझे तो मजा ही आ गया अपनी बीवी के हाथों का खाना खाकर। भाभी, आज आपने साबित कर दिया कि अमीर घर के लोग की पसंद गरीबों से बहुत हटकर होती है। काजल, सोच समझ कर बोला करो। विनोद के डांटने पर काजल चुप हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ, टंकी का पानी कितना गर्म हो रहा है। आज मेरी दोपहर की मीटिंग है, इसलिए सुबह ऑफिस नहीं गया। किसी से बोलो ना नदी से पानी लेकर आ जाए। सूरज, तुम्हारे सच में बहुत नाटक है। रुको, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू, अभी तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तू घर से बाहर जाएगी। तू यहीं रुक। बड़ी बहू नदी से पानी लाकर सभी बाथरूम में पानी भरकर रख देगी। शांति ये काम भी पूजा को करने को कहती है। ये देख एक बार फिर कथा को अपनी दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है और पूजा चुपचाप अपनी सास की बात मान लेती है। अब पूजा कुछ मटके लेकर नदी पर जाती है और नदी से पानी भरती है। पूजा, तू गरीब घर से है और मैं अमीर घर से, क्या इसीलिए हम दोनों के बीच इतना भेदभाव हो रहा है? नदी पास में ही है, पर फिर भी माँ जी ने मुझे जाने नहीं दिया और तुझसे पूरे घर की बाल्टी और मटका भरने को कह दिया। तू बहुत थक गई होगी ना? अरे कोई नहीं, मैं कोई कुएं से पानी थोड़े ना लेकर आ रही हूँ जो थक जाऊंगी। घर के बाहर ही तो नदी है, तू आराम से बैठ, मैं सब संभाल लूंगी। इतना बोल एक बार फिर पूजा सर पर और हाथ में मटका रखकर नदी पर जाती है और वहां से पानी लेकर घर आती है। सब देख कथा को काफी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, ओह माय गॉड, ये पंखा भी खराब हो गया है। माँ जी, आपको पता है मैं सारी रात सो नहीं पाई, मेरे कमरे का तो पंखा भी नहीं चल रहा। आप हमारे कमरे में एसी लगवा दो। हाँ माँ, मैं भी यही बोलने वाला था। अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। माँ, एक एसी की जरूरत तो हमारे कमरे में भी है। भला तेरे कमरे में एसी की जरूरत क्यों है? तेरे कमरे के पीछे ही तो नदी है, रात में खिड़की खोल दिया कर ठंडी ठंडी हवा आएगी। अरे जिसका घर नदी के पास होता है, भला उसे भी एसी की जरूरत होती है? अपनी माँ का भेदभाव देख रवि चुप हो जाता है, पर सूरज और कथा को शांति की बात पसंद नहीं आती और बहुत जल्द कथा के कमरे में एसी लग जाता है। ऐसे ही एक दिन, क्या यार, तू पूरे दिन काम करती रहती, खाना बन चुका है ना, अब तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मुझे तुझसे बात करनी है। भाभी, पूजा भाभी तो आपकी दोस्त और जेठानी दोनों है, पर मैं तो आपकी नंद हूँ। कल को शादी करके चली जाऊंगी तो आपके साथ वक्त नहीं बिता पाऊंगी। आप मेरे साथ बैठ जाओ ना। बहू, तू अभी तक रसोई में ही खड़ी है, सिंक में कितने बर्तन रखे हुए हैं। तू बेकार ही नदी से इतनी गर्मी में पानी लेकर आएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम कर, बाल्टी में कुछ कपड़े रखे, तू सारे कपड़े और बर्तन नदी पर बैठकर धो ले। पर माँ जी, बाहर बहुत धूप हो रही है। हाँ, तो फिर शाम को धो लेना बहू। जी माँ जी। अपनी दोस्त को इतनी गर्मी में इतना काम करता देख कथा को बहुत बुरा लगता है, तो वहीं पूजा नदी पर बैठकर अब हर रोज कपड़े और बर्तन धोती है। समय यूं ही गुजरता है और जबरदस्ती कथा सभी को नदी पर ले जाती है और वो लोग नदी पर ही नहाकर अपने कपड़े धो रहे होते हैं। तभी शांति कथा से कहती है, बहू
तुम वो जो नदी के उस पार खेत देख रही हो ना, वो हमारा ही है। थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, इसलिए तुम्हारे ससुर जी ने उसे गिरवी रख दिया और आज तक हम खेत छुड़वा नहीं पाए। कभी घर बनाना सर पर आ जाता है, तो कभी बेटे की शादी, तो कभी कुछ। इतने पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं कि अपना खेत छुड़ा सके। माँ जी, अगर ये बात है तो आप मुझे पहले बताती। आपकी छोटी बहू गरीब नहीं है और आप मुझसे इतना प्यार करती हैं, तो बदले में मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और आपको मैं पैसे दूंगी, आप अपना खेत छुड़वा लीजिएगा। देख रही है पूजा बहू, अमीर बहू होने का फायदा। अगर तू अमीर होती तो कथा बहू से पहले तू ये खेत छुड़ा लेती। शांति की बात सुनकर पूजा और कथा दोनों को ही काफी बुरा लगता है और उस दिन कथा ठान लेती है कि वो अमीर गरीब दोस्त के बीच का ये फर्क खत्म करके ही रहेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अपने बिस्तर पर रहती है। तो वहीं इसी बीच शांति के भी कमर और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, कथा बहू, मैंने पूजा बहू को नदी पर भेजा है कपड़े धोने, तब तक तू मेरे लिए लेप बनाकर मेरे जोड़ों की मालिश कर दे। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि इस गर्मी में मैं ऐसे गरीबों वाले काम करूंगी? आप भूल गई हैं क्या, मैं अमीर हूँ। जब जेठानी जी आएंगी तो उनसे ये सब काम करवाना। पहले तो आपने मुझे इतना आराम दिया और अब आप मुझसे नौकर वाला काम करवाओगी। बहाने बनाकर कथा वहां से चली जाती है। तो वहीं कुछ देर बाद काजल कथा को आवाज देती है, भाभी आप कहाँ जा रही हो? थोड़ा मेरे पास आना, मेरी दवाई ड्रॉअर में रखी और रसोई से एक गिलास दूध ला दो। तुम दोनों माँ बेटी मुझे अपनी नौकरानी समझती हो क्या? ये सारे काम पूजा ही करेगी, मैं नहीं। अमीर बहू रख लो या काम करने वाली गरीब बहू, क्योंकि अमीर बहू कभी भी ऐसे काम नहीं करने वाली। कथा की ऐसी बातें सुन काजल की आंखों में आंसू आ जाता है और वो खुद उठकर रसोई से दूध लेने जाती है। पर पूजा काजल को काम करता देख उसे अपने हाथों से ना सिर्फ दूध देती है बल्कि दवाई भी खिलाती है और सारी बात काजल अपनी माँ को बताती है। कुछ देर बाद पूजा लेप बनाकर अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। तभी वहां कथा आती है। सही कहा था मैंने, गरीब घर की लड़कियों पर ही ये काम सूट करते हैं। अच्छा हुआ जो तुम गरीब घर से हो, अगर मेरी जेठानी भी अमीर घर से होती तो पता नहीं माँ जी आपकी सेवा कौन करता। सही कहा था कथा बहू तूने, अच्छा हुआ जो पूजा मेरे घर की बहू बनी। अगर तेरे जैसी एक और अमीर बहू आ जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। माफ करना पूजा बहू, मैंने अमीर गरीब बहू में भेदभाव किया और तुझे परेशान करने के लिए बार बार तुझसे नदी से पानी लाने को कहा, धूप में नदी के पास बैठकर तुझसे कपड़े धुलवाए। चलो शांति, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अपनी अमीर बहू को सुनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें अमीर गरीब दोनों ही अच्छी बहू मिली, वरना तुमने अमीर बहू का रूप तो देख ही लिया होगा। पापा, अगर ऐसी अमीर बहू को अच्छी बहू कहते हैं तो फिर बुरी बहू कौन होगी? चुप कर मोटी बुद्धि, ये सब मेरी बीवी ने जानबूझकर किया ताकि तेरी और माँ की आंख खुल सके और आप लोग भाभी के साथ भेदभाव करना बंद कर सको। अब मैं क्या बोलूं, मैं तो अपनी दोनों बहू की नजरों में गिर गई। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। और बहू, सच में गर्मी बहुत है, तेरी भी तबीयत खराब हो उससे पहले मैं तेरे कमरे में भी एसी लगवा दूंगी और तुझे अब नदी पर जाकर पानी लाने की या काम करने की जरूरत नहीं है। हम सब अब से मिल बांट कर काम करेंगे।